आज चुनाव आयोग महाराष्ट्र झारखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर चुका है और इसी के साथ गुजरात के बनासकांठा जिले की वाव विधानसभा सीट पर भी चुनाव की तारीख फाइनल हो गई। यहां 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं और 23 नवंबर को आ जाएंगे नतीजे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस इस सीट पर अपनी अपनी जीत का दावा करने लगी हैं। बनासकांठा जिले की वाव विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये उपचुनाव गुजरात की महज एक सीट पर होना है, लेकिन ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए कई मायनों में बेहद अहम है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और जीत को लेकर दावेदारी की जाने लगी है। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट की पूरी जनता ने लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के समर्थन किया था और यहाँ से हमारे विधायक जो थे गैनीबेन ठाकुर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए। जब वाव विधानसभा का बाई इलेक्शन होने जा रहा है तो ये वाव विधानसभा असेंबली के मतदाताओं ने भी 2017 और 2022 में कांग्रेस को यहाँ से आशीर्वाद दिया था और इस बार बाई इलेक्शन में भी पूरे एरिया के सभी जाति धर्म के लोग आज संकल्प करके बैठे कि फिर से कांग्रेस को यहाँ से जिताएंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता आज बूथ लेवल तक मेहनत कर रहे हैं और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। ये सीट कांग्रेस विधायक गैनीबेन ठाकुर के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। गैनीबेन ठाकुर साल 2017 से लेकर 2022 तक इस सीट से विधायक रह चुकी हैं। मतलब इस सीट पर कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी वाव विधानसभा सीट पर जीत को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। गुजरात में भाजपा की सरकार हमेशा गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज इलेक्शन में करती आई है, लेकिन वाव विधानसभा के मतदाता जागरूक है और हमारा कार्यकर्ता भी वहाँ संगठित है, जागरूक है और ग्राउंड लेवल पे मेहनत कर रहा है। इसकी वजह से वहाँ के लोगों ने पहले भी कांग्रेस को आशीर्वाद समर्थन दिया था और इस बार बाई इलेक्शन में भी हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और वहाँ के लोगों का कांग्रेस के प्रति जो समर्थन है, लगाव है, उसको देखते हुए ये इलेक्शन में भी कांग्रेस को ही विजय मिलेगी। ये सीट 4 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी के खाते में गई है। इसके अलावा यहाँ से 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार चुने गए हैं। वाव विधानसभा सीट पर उपचुनाव में लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है। बीजेपी इस सीट पर जीत का दावा कर रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सिटिंग विधायक होने के बावजूद वाव विधानसभा सीट पर बीजेपी को लीड मिली थी। आज चुनाव आयोग के द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की घोषणा कर दी गई है। पूरे देश में काफी विधानसभा बैठकों में बाई इलेक्शन की घोषणा भी आज हुई है। उसी क्रम में गुजरात की वाव विधानसभा के बाई इलेक्शन की घोषणा भी आज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है कि वाव विधानसभा हम रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। वाव विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि वाव की जनता किस पार्टी और किस नेता पर अपना भरोसा जताती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। गिर सोमनाथ, अमरेली और जूनागढ़ में इको सेंसिटिव जोन के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। आज जूनागढ़ में किसान सड़कों पर उतर आए, जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी किसान कह रहे हैं कि इको सेंसिटिव जोन उन्हें मंजूर ही नहीं है, तो वन विभाग के अधिकारी किसानों को समझाने की लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। गिर के आसपास वाले 3 जिलों में किसानों का संघर्ष जारी है। जगह जगह किसान सड़कों पर हैं और इको सेंसिटिव जोन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल गिर फॉरेस्ट सेंचुरी के चारों ओर 2 से 9 किलोमीटर के इलाके को इको जोन घोषित किया गया है, जिसमें जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली के 196 गाँवों को शामिल किया गया है। इन सभी गाँव के किसान इको सेंसिटिव जोन का विरोध कर रहे हैं। जूनागढ़ में आज भी किसान सड़कों पर उतरे, इको सेंसिटिव जोन के विरोध में 2 जगह पर सम्मेलन किया। इसके बाद जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर ये कानून रद्द करने की मांग की। किसानों की दलील है कि इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बाद उनकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी,
खेतों में फसल लगाने से पहले वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर किसी जंगली जानवर की मौत हो जाती है तो किसानों के खिलाफ FIR तक दर्ज की जाएगी। अभी जो केंद्र सरकार वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गुजरात में यहाँ 3 जिले में 196 गाँव में इको सोसाइटी जोन लगाया, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कई दिक्कतें हैं किसानों को पड़ने वाली है। कई जंगली प्राणी के मृत्यु होने जाने के बाद किसानों पर FIR हुई है। अभी जो इकोजन सेंसिटिव जोन की बात है वो लागू करने जा रही है, इसका भारतीय किसान संघ विरोध करते हैं। किसानों का कुछ भी हित नहीं है, हित की बात ही नहीं है। अधिकारियों बता रहे हैं अभी उसी का आप किसानों के कोई कनलगत नहीं होगी। अब ये बता रहा है, वास्तव में तो कहीं और है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। इको सेंसिटिव जोन घोषित होने से किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ गैर समझ नहीं है, कुछ जगह पे ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन्स है कि किसानों या पशुपालकों को कुछ दिक्कत होगी, लेकिन ये जो इको सेंसिटिव जोन की बात है वो 2016 से 10 किलोमीटर के रेडियस में, मतलब गिर सेंचुरी की बॉर्डर से 10 किलोमीटर के रेडियस में लागू है और उसमें 389 विलेजेस पिछले 8 सालों से इसमें शामिल है ही। तो कोई नई चीज़ नहीं आ रही है। जो पुराना जो इको सेंसिटिव जोन का व्याप था उसमें थोड़ा रिड्यूस होके 196 विलेजेस को अभी इसमें शामिल किया गया। वन विभाग की ओर से किसानों के बीच फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की जा रही है। इको सेंसिटिव जोन का क्या मतलब है, ये कैसे काम करता है और जिस इलाके को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाता है वहाँ किस तरह के नियम लागू होते हैं, इन सभी सवालों के जवाब भी वन विभाग की ओर से दिए गए। इको सेंसिटिव जोन अभी जो हमारा जो सूचित इको सेंसिटिव जोन जो है 19 सितंबर को जो आया है उसको लेकर कुछ जो गैर समझ जो हो रही है, जैसे कि जिसमें कि रात को हम लोग खेत में ट्रैक्टर नहीं चला सकते हैं, या फिर हम लोग अपने खेतर के फटते फटते वंडी नहीं कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो है अलग अलग तरह की पाक नहीं कर सकते हैं, या एक निश्चित ऊंचाई से ज्यादा की हम पाक नहीं कर सकते हैं। ये सभी जो है गैर समझ जो है, जितने भी चीजें हैं उसमें कोई प्रकार की जो है पाबंदी नहीं है। देखो, इको सेंसिटिव जोन का जो मतलब होता है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया जो हमारे सेंचुरी और नेशनल पार्क होते हैं उसके चारों तरफ एक बफर जोन की तरह काम करता है। ये बफर जोन में हम लोग वन्य प्राणी और साथ ही साथ वहां पर जो लोग रहते हैं दोनों का सामंजस्य बैठे, उसके लिए इको सेंसिटिव जोन का जो है डिक्लेरेशन किया जाता है। फिलहाल हालात ये हैं कि वन विभाग और किसान आमने सामने आ गए हैं। वन विभाग जंगल बचाने, शेरों और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिहाज से इको सेंसिटिव जोन को जरूरी बता रहा है, तो किसान जोर शोर से इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों के विरोध की वजह से इससे पहले 2016 और 2023 में इको जोन पर रोक लगाई जा चुकी है। इस बार किसानों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया के सभी देशों संस्कृतियों में उपहार देने का रिवाज है। खास तौर पर त्योहारों के मौके पर शुभकामनाओं के साथ साथ ये तोहफे भी खुशी बांटने का जरिया बनते हैं। लेकिन कुछ लोग तोहफों के इस सिलसिले को बड़ा आगे ले जाते हैं। गुजरात के हीरा व्यापारी साबजी ढोलकिया भी एक ऐसे ही शख्स हैं। साबजी भाई पिछले कई सालों से अपने कर्मचारियों को शानदार दिवाली गिफ्ट देते आ रहे हैं। कभी फ्लैट, कभी महंगी कारें, शानदार बाइक से लेकर हीरे और सोने चांदी के गहने तक ये अपने कर्मचारियों को उपहार में देते हैं। कारों के इस मेले को देखिए। ये किसी मेले या मॉल की पार्किंग नहीं है। और न ही सैकड़ों कारों का ये काफिला किसी कार कंपनी ने बेचने के लिए यहाँ खड़ा किया है। बल्कि ये सारी की सारी कारें दिवाली गिफ्ट हैं, जो दिवाली पर सावजी ढोलकिया ने अपने कर्मचारियों को दी थी।
यही वजह है कि जब भी बात दिवाली के बम्पर तोहफों की होती है तो जहन और जुबान पर जो पहला नाम आता है वो नाम है सावजी ढोलकिया का। सावजी ढोलकिया जाने माने हीरा कारोबारी हैं। अपने कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखने वाले सावजी भाई हर साल दिवाली पर अपने कर्मचारियों को महंगे गिफ्ट देते हैं और इसी वजह से वो चर्चा में रहते हैं। कभी कार तो कभी फ्लैट तो कभी महंगी ज्वेलरी। और कभी तो करोड़ों की एफडी गिफ्ट में बांटने वाले ढोलकिया इस बार कर्मचारियों को तोहफे में क्या बांटेंगे, इसकी चर्चा अभी से शुरू हो गई है। लोगों के बीच इस बात की चर्चा हो रही है कि सावजी भाई इस बार कौन सा शानदार तोहफा अपने कर्मचारियों को बांटेंगे। इस चर्चा की अपनी मुकम्मल वजह भी है। अगर आप बीते सालों में सावजी भाई के बांटे महंगे और लग्जरी गिफ्ट्स के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। वैसे तो सावजी भाई हर साल ही कर्मचारियों को खास तोहफा देते रहे हैं, लेकिन कुछ सालों में तो सावजी भाई ने तोहफों के मामले में कमाल ही कर दिया। सावजी ढोलकिया ने साल 2014 में दिवाली गिफ्ट के नाम पर अपने कर्मचारियों को 491 कारें और 207 फ्लैट दे दिए थे। तो वहीं साल 2016 में उन्होंने दिवाली पर अपने कर्मचारियों को 400 फ्लैट तोहफे में बांटे थे। इन गिफ्ट्स के शुरू के 5 साल के लोन की किस्त कंपनी ने भरने का वादा भी किया था। 2018 में हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स के संस्थापक सावजी ढोलकिया ने अपने 3 कर्मचारियों को मर्सिडीज बेंज एसयूवी तोहफे में दी थी। ये तीनों कर्मचारी पिछले 25 सालों से उनके साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उनके काम और डेडिकेशन की सराहना करने के लिए उन्हें ये तोहफे दिए गए। इसी साल सावजी ढोलकिया ने दूसरे कर्मचारियों को 1260 दूसरी कारें गिफ्ट की थी। यही वजह है कि इस बार भी सावजी भाई के कर्मचारी बड़ी उम्मीद के साथ तोहफों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस जानकारी से अभी तक पर्दा नहीं हटा है, मगर माना जा रहा है कि वो जो भी दिवाली गिफ्ट देंगे वो एक बार फिर चर्चा में जरूर आ जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर लग्जरी गिफ्ट बांटने वाले सावजी ढोलकिया हैं कौन। जाने माने हीरा कारोबारी सावजी ढोलकिया हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी के मालिक हैं। हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स में 5000 से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। बचपन में अभावों में जीने वाले ढोलकिया ने संघर्ष के दम पर सफलता हासिल की है। गुजरात के अमरेली जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे सावजी ढोलकिया ने 13 साल की उम्र से ही काम करने की शुरुआत कर दी थी। 10 साल तक हीरे तराशने का काम करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी खोलने का फैसला लिया। साल 1991 में उन्होंने हरे कृष्णा एक्सपोर्ट्स की नींव रखी और साल 2014 तक आते आते उनकी कंपनी का टर्नओवर 4 अरब रुपए तक पहुंच गया। आज उनकी कंपनी देश दुनिया में पहचान बना चुकी है। लेकिन कंपनी की पहचान के साथ साथ अब सावजी भाई ढोलकिया अपने लार्जर देन लाइफ दिवाली गिफ्ट के लिए भी मशहूर हो चुके हैं। तभी तो सूरत से लेकर मुंबई तक कहा जाता है कि दिवाली के तोहफे हों तो सावजी भाई ढोलकिया जैसे हों, वरना ना हों। ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं संगीत वो कला है जिसे बेजुबान भी समझते हैं, और इन दोनों ही बातों को अगर देखा जाए तो खेड़ा की गौशाला में इसका सामने सबूत भी देखने को मिल रहा है, जहां बांसुरी की धुनों को गायों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका असर भी साफ साफ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आनंद जिले के खेड़ा की हैं, जहां गौवंश का इलाज करने के लिए ये बांसुरी वादक अपनी मुरली की तान छेड़ रहे हैं। यूं तो मुरली की तान और गायों का संबंध पुराना है। अब मुरली की तान की ताकत और शक्ति खेड़ा की इस गौशाला में देखने को मिल रही है। यहाँ करण ठक्कर जब बांसुरी बजाते हैं तो उसकी धुन सुनकर गंभीर, घायल और बीमार गायें भी स्वस्थ हो जाती हैं, दूध भी ज्यादा देने लगती हैं
और फिर लंबे समय तक बीमार भी नहीं होती। गाय जो है वो नेचुरली कनेक्ट हो रही थी फ्लूट के वॉइस से, फ्लूट के साउंड से। हम लोग लाइक हमारी अंदर से ऐसी फील भी थी कि वो सुने और हमको उनको सुनाना भी था, क्योंकि वी लव नेचर, हमें नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है और नेचर की सारी एनिमल्स भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी हम बजाते थे तो उनका जो रिस्पांस था वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही बहुत लवेबल रिस्पांस था उनका। तो फिर हमने गौ माता और उनके सानिध्य में प्ले करना चालू किया। ये कोई जादू नहीं है, साइंस की भाषा में इसे म्यूजिक थेरेपी कहा जाता है। दरअसल पशुओं को एक ही जगह पर बांधकर रखने से वो तनाव में आ जाते हैं, इसलिए ठीक तरह से व्यवहार नहीं करते और जल्दी बीमार हो जाते हैं। ऐसे में म्यूजिक थेरेपी उन्हें तनाव मुक्त करने के लिए बेहद मददगार साबित होती है। पशु के पिट्यूटरी ग्लैंड में से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन पशु के स्ट्रेस लेवल को घटाता है और उसके स्वास्थ्य में बदलाव लाता है। ऐसी कई सारी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में हमें ये जानने को मिला है कि बांसुरी बजाने से पशु का स्ट्रेस लेवल घटता है और अनेक बीमारियां ठीक होती है। करण ठक्कर ने अपने पिता नरेश ठक्कर को बांसुरी की धुन बजाकर गायों का इलाज करते हुए देखा था। अब खुद करण ठक्कर 9 साल से गौशाला में बांसुरी की धुन बजाकर गौवंश का इलाज कर रहे हैं। करण ठक्कर बताते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग धुन बजाई जाती है। जो मैं फील करता हूँ वो मेरे म्यूज़िक के थ्रू, मेरे सुर के थ्रू उन तक पहुँचता है। तो धुन भी होती है जो बरसों पहले से जो राग बने गए, वो राग की भी इफ़ेक्ट होती है। वृंदावनी सारंग करके राग है, वो ज़्यादातर जब कृष्ण भगवान जाते थे गौ माता के बीच, तब वो राग यूज़ करते थे, वो राग के सुर प्ले करते थे। वैसा हमने सुना है शास्त्र में वगैरह। तो हम लोग भी वही राग की कुछ धुन बनाते हैं और ये जो भी ऑडियोज़ बना रहे हैं उसमें भी उसके कॉम्पोजिशन मैं कर रहा हूँ। संगीत जैसे इंसान को सुकून देता है, ठीक उसी तरह संगीत से पशुओं को भी रिलैक्स फील होता है। इसलिए पशुओं को तनाव मुक्त रखने के लिए संगीत और भजन का सहारा लिया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। खेड़ा से हिताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।